वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए हिस्ट्री से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के अंदर समझाऊंगी। हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में समझ कर लिख सको। अब जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर बच्चों एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के एग्ज़ाम के लिए आपकी 100% तैयारी होगी। बच्चों, सिलेबस से बाहर मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी ताकि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 है एक आलमगीर दुनिया का बनना, यानी कि इस चैप्टर के अंदर आप ग्लोबलाइजेशन को समझोगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? तिजारत करना, यानी कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने पर तिजारत करना, व्यापार करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अब बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि पहले के ज़माने के अंदर तिजारत नहीं होती थी, पहले भी तिजारत हुआ करती थी, मगर पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को तिजारत करने के लिए, अपने देशों का सामान बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ती थी। मगर अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बिल्कुल आसानी के साथ एक दूसरे से सभी मुल्क तिजारत कर सकते हैं और अपने अपने देश की मईशत यानी कि इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि ये दुनिया आलमगीर कैसे बनी, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड किस तरीके से बना। याद रहेगा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि ये दुनिया आलमगीर कैसे बनी और ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना। तो बच्चों, अब ऐसा तो नहीं है कि ये दुनिया आलमगीर यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड बनना ऐसा तो नहीं है बच्चों कि 2-4 दिन के अंदर बन गया होगा। इसके लिए भी पीछे से एक जदोजहद चली आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों तरक्की का फ़रोग़ हुआ, लोगों को नए नए रास्ते पता चले, लोग एक दूसरे के पास आए, अपना सामान बेचा, दूसरों का सामान ख़रीदा। वक्त के साथ साथ तरक्की होती गई और ये दुनिया बच्चों आलमगीर बनती गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबक की कहानी को समझेंगे, क्योंकि अगर कहानी एक बार आपके जहन में बैठ गई तो आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को समझकर लिख सकते हो। तो एक आलमगीर दुनिया कैसे बनी, इस बात को मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। आलमगीर दुनिया का मतलब क्या है? बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार यानी कि तिजारत करना, जैसा कि मैंने अभी बताया था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों, पहले के ज़माने में यानी कि कदीम दौर में भी कारोबार हुआ करते थे, तिजारत हुआ करते थे, मगर आज जिस तरीके से आसानी के साथ होते हैं इस तरीके से नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो पहले बच्चों ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को समझ लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि आलमकारी क्या है और एग्ज़ाम के अंदर भी लिखने के लिए आ सकती है। तो आलमकारी का मतलब है कि अपनी मुल्की मईशत और गैर मुल्की मईशत, यानी कि अपने मुल्क की इकोनॉमी और किसी गैर मुल्क की इकोनॉमी में तालमेल पैदा करना, तिजारत करना। इसके अंदर गैर मुल्की साजो सामान फ़रोख्त किया जा सकता है और हम भी अपने मुल्क के तैयार किरदा सामान को गैर ममालिक में जाकर भेज सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंदर याद रहेगा कि हम गैर मुल्कियों का सामान ख़रीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं और अपने मुल्क का सामान भी कहीं और दूसरे मुल्क में जाकर बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी यानी कि मईशत मजबूत होगी, हमारे देश के अंदर पैसा आएगा। इस तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मुल्क अपना सामान दूसरे मुल्क में भेज सकता है और अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे सकता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन में ग्लोबलाइजेशन हो गया हो, दुनिया आलमगीर बन गई हो, बल्कि ये काम धीरे धीरे हुआ था और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आलमगीर बनी थी। तो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि आज से 3000 कबल ईसा मसीह 3000 कबल ईसा मसीह को मैंने यहाँ पर खोलकर किसने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जो बच्चों, ये हमारी डेट है, जितने भी सन हैं, ये किस तरीके से इनको कहा जाता है, ईसा मसीह जी की पैदाइश के अकॉर्डिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वाक़ये को बताना चाहते हैं कि ये जो बात है
عیسیٰ مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، تو اس بات کے لیے کیا لکھا جاتا ہے کہ 3000 قبل عیسیٰ مسیح، کیونکہ بچوں ہر ڈیٹ کو عیسیٰ مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد ہی ڈینوٹ کر کے بتایا جاتا ہے۔ جو ڈیٹوں کی شروعات ہوئی تھی تاریخوں کی، 0 سال کب سے مانا جاتا ہے؟ عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے مانا جاتا ہے۔ مگر بچوں ایسا نہیں ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے کوئی دن نہیں تھا یا کوئی سال نہیں تھا، لاکھوں کروڑوں سال اربوں سال ہو گئے ہیں اس دنیا کو بنے ہوئے، مگر جو تاریخیں طے کی جاتی ہیں وہ عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے ہی طے کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ 3000 قبل عیسیٰ مسیح سندھو گھاٹی کے اندر بھی تجارت ہوا کرتی تھی، اور سندھو گھاٹی کہاں پر تھی؟ ہمارے ہندوستان کے اندر ہی تھی سندھو گھاٹی سبھیتا۔ تو 3000 قبل عیسیٰ مسیح سندھو گھاٹی کے اندر تجارت ہوتی تھی، اور یہ تجارت ایشیا کے ممالکوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس بات کے کیا ثبوت ہیں کہ بچوں دیکھو، جو کوڑیاں تھیں وہ ہندوستان کے مالدیپ کے اندر بنتی تھیں۔ تو یہی کوڑیاں جب پراتتویدوں نے یعنی کہ ہسٹورینز جو تھے، جب چیزوں کی جانچ پرکھ ہوئی تو یہ کوڑیاں چین اور افریقہ کے اندر بھی پائی گئیں۔ تو ان کوڑیوں کو دیکھ کر کیا اندازہ لگایا گیا کہ ان کوڑیوں کے ذریعے سے بزنس ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جایا کرتے تھے، تو لوگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، اور ان کے ساتھ بیماریاں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جاتی تھیں۔ بچوں جو 13ویں صدی ہے، 13ویں صدی کے بعد جو اتہاس کے ساکشی ملتے ہیں یعنی کہ ہسٹری کے جو ثبوت ملتے ہیں، ان میں زیادہ تر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی وجہ سے ہی لوگوں کے اندر بیماریاں ہوئی تھیں۔ تو بچوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ وہ تجارت کر رہے تھے آپس کے اندر۔ یاد رہے گا کہ 13ویں صدی کے اندر اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت بڑی تعداد کے اندر گئے تھے، اور وہ کیوں گئے تھے؟ تجارت کرنے کی غرض سے گئے تھے، اور ان کے ساتھ بیماریوں کے جراثیم بھی چلے گئے تھے۔ تو بچوں پہلے کے زمانے میں 13ویں صدی کے اندر جب تجارت کی جاتی تھی تو وہ سلک روٹ سے کی جاتی تھی۔ تو بچوں سلک روٹ کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں کچھ خاص راستے ہوا کرتے تھے جن کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی، اور یہ تجارت چین سے ایشیا کے الگ الگ ملکوں کے اندر کی جاتی تھی، یعنی کہ ان راستوں سے زیادہ تر چین کے ذریعے دوسرے ملکوں کے اندر سلک اور چینی مٹی کے برتن بھیجے جاتے تھے، اور ہندوستان اور ایشیا کے دوسرے ملکوں سے مسالے، کالی مرچیں، لونگ، الائچی وغیرہ لی جاتی تھی، اور ان کو اس کے بدلے کے اندر سونا دیا جاتا تھا۔ اب بچوں آج کے زمانے کے اندر تو کوئی بھی سلک روٹ نہیں ہے، کیونکہ اب تو ترقی ہو گئی ہے، گلوبلائزیشن ہو گیا ہے، اور ہر راستے کو پوری طریقے سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں سلک روٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر سفر تو ہوائی جہازوں اور ریلوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مگر یہ بات بچوں 13ویں شتابدی کی ہے، یعنی کہ 13ویں صدی کی ہے، جس ٹائم پر تجارت کی جاتی تھی تو کیسے کی جاتی تھی؟ سلک روٹ کے ذریعے سے تاجر تجارت کیا کرتے تھے، اور چین سے ایشیا کے وبھن ملکوں کے اندر تجارت ہوتی تھی۔ چین کے سلک کو دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا، چینی مٹی کے برتنوں کو اور دوسرے ملکوں کے سامان کو چین کے اندر منگوایا جاتا تھا۔ اور ان راستوں کی بچوں جو پہچان ہے، کچھ راستے کئی فوٹو کے اندر آپ کے چیپٹرز کے اندر بھی دکھائے گئے ہیں، اور ہسٹری سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزوں کی کھوجیں ہوئی ہیں، تو ان کے اندر سلک روٹ کے راستوں کی پہچان ہوئی ہے، مگر اب ان راستوں کا استعمال بالکل نہیں کیا جاتا ہے۔ اب بچوں دوسری سمجھنے والی بات کیا ہے کہ جب تجارت ہوتی تھی، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، تو وہ سامانوں کا تو آدان پردان کرتے تو تھے، اس کے ساتھ ہی بچوں ایک جگہ کی تہذیب دوسری جگہ پر بھی جاتی تھی۔ اس چیز کے بھی جو پروف ہیں وہ ہسٹری کے اندر ملے ہیں، جیسے کہ گوتم بدھ ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور گوتم بدھ کو زیادہ تر ماننے والے کہاں پر ہیں؟ چین کے اندر ہیں۔ تو اس طریقے سے گوتم مذہبوں کی، کلچر کی، تہذیب کا بھی آدان پردان ہوتا تھا۔ لوگ ایک جگہ کے کلچر، ایک جگہ کی تہذیب سیکھ کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اس کا فروغ کیا کرتے تھے۔
بچوں آج کے ٹائم پر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں 15ویں صدی سے پہلے وہ ہندوستان کے اندر نہیں اگتی تھی، جیسے کہ آلو، ٹماٹر، شکرکندی، راجمہ، سویاں وغیرہ۔ یہ سبھی چیزیں 15ویں صدی سے پہلے ہندوستان کے لوگ نہیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر ان کی پیداوار نہیں تھی۔ مگر جب تاجر دوسرے ملکوں سے یہاں پر آئے اور ہمارے ملک کے تاجر دوسرے ملکوں میں گئے، وہاں سے پیداوار کے بیجوں کے لیے بیج لے کر آئے پیداوار کے لیے، تبھی یہ سبھی چیزیں ہمارے ملک کے اندر آئی تھیں۔ کیونکہ دیکھو 16ویں صدی کے اندر کرسٹوفر کولمبس نے امریکا کی کھوج کی تھی۔ وہ جانا تو ہندوستان چاہتے تھے، مگر غلطی سے امریکا پہنچ گئے تھے، اور امریکا کے اندر ہی انہیں مرچ، ٹماٹر، آلو، شکرکندی کی طریقے کی فصلیں ملی تھی، اور یہاں سے انہوں نے اس کے بیج لے کر یورپ پہنچے تھے، کیونکہ یہ یورپ کے تھے۔ پھر یورپ سے یہ بیج افریقہ پہنچے، اور پھر افریقہ سے انڈیا پہنچ گئے۔ اب بچوں جیسے ہی امریکہ کی کھوج ہوئی تھی، تو امریکہ کی کھوج ہونے پر امریکہ تجارت کا مین مرکز بن گیا تھا۔ اس سے پہلے چین اور ہندوستان تجارت کا مین مرکز ہوا کرتا تھا، مگر یہاں پر آنے جانے کی اتنی پینلٹیز تھی کہ جس وجہ سے لوگ امریکہ کی طرف راغب ہونے لگے تھے۔ اب امریکہ تجارت کا مرکز بن گیا تھا، لوگ یہاں پر زیادہ سے زیادہ نوکری پانے کی تلاش کے اندر جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے اندر جو اسپین اور پرتگال کے لوگ تھے، امریکہ پر تسلط قائم کرنے کے جذبے سے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہتھیار تو لے کر گئے تھے، اس کے ساتھ ہی وہ چیچک بیماری کے جو جراثیم تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو چیچک کی جو بیماری تھی، اس بیماری کی وجہ سے بچوں امریکہ کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، کیونکہ دیکھو ایک بار ہتھیاروں کا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مگر جو یہ پھیلنے والی وبائیں ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ آپ نے کورونا ٹائم پر بھی دیکھا ہوگا۔ تو بچوں اسپین اور پرتگال کے لوگوں کا جو امیون سسٹم تھا وہ چیچک سے لڑنے کے لیے کیا تھا، بالکل اپنے آپ کو انہوں نے سیٹ کر رکھا تھا، ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ تھا، مگر امریکہ کے لوگ چیچک کی بیماری سے نہیں لڑ پا رہے تھے۔ وہاں پر لاکھوں لوگ اس بیماری کی وجہ سے مارے گئے تھے، اور وہ ان لوگوں کو باہر بھی کیوں نہیں نکال رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس چیچک کی بیماری کی دوا تھی، اس کا علاج تھا، اس وجہ سے امریکہ کے لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ تو بچوں اس طریقے سے دنیا کے اندر پیداوار چیزوں کی، جیسے کہ آلو، پیاز، ٹماٹر، تہذیب کا آدان پردان، تجارت، ان چیزوں کو آہستہ آہستہ فروغ ملتا گیا تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی آتی گئی تھی۔ تو بچوں اب ہم اس بات کو چیپٹر کے کوشچن آنسر کے ذریعے سے ہر کنسیپٹ کو کلیئر کرتے ہوئے سمجھیں گے۔ تو ٹیکسٹ بک کا سوال نمبر 1 ہے کہ تاریخ سے خوراک کی فراہمی پر ٹیکنالوجی کے اثرات کی 2 مثالیں دینی ہیں۔ سوال کا مطلب سمجھ میں آیا کہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یعنی کہ بچوں خوراک کی فراہمی یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کی اشیاء کی فراہمی پر ٹیکنالوجی کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، اس کی 2 مثالیں بتانی ہیں۔ یاد رکھو گے کہ تاریخ کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ہسٹری کو دھیان میں رکھتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کی فراہمی پر ٹیکنالوجی نے کس طریقے کے اثرات ڈالے تھے، اس کی 2 مثالیں دینی ہیں۔ بچوں دیکھو جو پہلی عالمی جنگ تھی، پہلی عالمی جنگ کے دوران کسانوں نے جدید آلات یعنی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گیہوں کی پیداوار کے اندر اضافہ کر لیا تھا۔ تو جیسے ہی عالمی جنگ ختم ہوئی تھی تو گیہوں کی جو مانگ تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اناج کی قیمتیں گر گئی تھیں اور کسانوں کی آمدنی کم ہو گئی تھی، اور وہ قرض کے اندر ڈوب گئے تھے۔ یاد رکھے ہوگے کہ تاریخ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا پہلی عالمی جنگ کے دوران کسانوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گیہوں کی فصل کی پیداوار کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر لیا تھا، مگر جیسے ہی 1919 میں عالمی جنگ ختم ہوئی تو اس کی گیہوں کی مانگ کے اندر بھی کمی آ گئی، اناج کی قیمتیں گھٹ گئیں، لوگوں کی کمائی بھی کم ہو گئی اور لوگ قرض کے اندر ڈوب گئے۔ تو اس بات کو کس طریقے سے لکھو گے کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران گیہوں کی مانگ کے اندر اضافہ ہوا تھا۔ پہلی عالمی جنگ 1914 میں ہوئی تھی۔ اس وقت مشرقی یورپ عالمی بازار میں گیہوں کی فراہمی کرنے والا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا۔ یاد رکھو گے کہ جو مشرقی یورپ تھا عالمی بازار میں یعنی کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مشرقی یورپ گیہوں کی فراہمی کرنے والا ایک بڑا کیندر مرکز بن گیا تھا۔ تو جنگ کے دوران یہ فراہمی درہم برہم ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں
कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किसानों ने जदीद आलत का इस्तेमाल करके गेहूं की पैदावार में इजाफ़ा किया था। कहाँ के किसानों ने बच्चों? कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने जदीद आलत यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गेहूं की पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर लिया था। मगर जैसे ही पहली आलमी जंग ख़त्म हुई तो गेहूं की मांग भी कम हो गई और अनाज की कीमतें गिर गईं। किसानों की आमदनी कम होने लगी और वो कर्ज के अंदर डूब गए और तबाह हो गए। तो बच्चों, इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर असर डाला था। यानी कि जिस टाइम पर जंग चलती रही तो उस टाइम पर गेहूं की मांग के अंदर तो इजाफ़ा हो गया, मगर जैसे ही जंग ख़त्म हुई गेहूं की मांग भी ख़त्म हो गई और लोगों को नुकसान हो गया। बच्चों, दूसरा सवाल है, टेक्स्ट बुक का सवाल है, बरतानवी हुकूमत का कॉर्न लॉ को ख़त्म करने के फ़ैसले पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो बच्चों, कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ का मतलब था कि जो बरतानिया की हुकूमत थी वो ज़मींदारों के दबाव में आकर मक्का की जो फसल थी उसकी गैर मुल्कों से तिजारत करने पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कि मक्का को गैर मुल्कों से मंगाने पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी और जिन कवानीन के तहत हुकूमत को ये पाबंदी, तो बच्चों मैं क्या बता रही थी कि कॉर्न लॉ का मतलब था कि बरतानवी हुकूमत ने बड़े बड़े किसानों के ज़मींदारों के दबाव के अंदर आकर गैर मुल्कों से मक्का को मंगाने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। जिन कवानीन के तहत हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई थी उन सभी कानूनों की बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई थी। क्यों मुखालफत की गई थी? क्योंकि बच्चों, बाहर से जो खाने की चीज़ें मंगाई जाती थी वो कम कीमत पर लोगों को मुहैया हो रही थी। यानी कि वो अपने देश में जो चीज़ें उगा रहे थे वो उनको महंगी पड़ रही थी और बाहर से जो चीज़ें खाने की मंगा रहे थे वो सस्ती पड़ रही थी। इसी वजह से लोगों ने कॉर्न लॉ की मुखालफत करनी शुरू कर दी और बरतानिया की हुकूमत को मजबूर होकर इस कानून को वापस लेना पड़ा था। तो किस तरीके से लिखोगे? 18वीं सदी की आखिरी दिहाइयों में बरतानिया की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। याद रखोगे, 18वीं सदी की आखिरी दहाइयों में बरतानिया की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी, इसलिए मुल्क में ग़िज़ा की मांग में इजाफ़ा होता जा रहा था। यानी कि खाने पीने की चीज़ों की मांग के अंदर बढ़ोतरी हो रही थी क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, आबादी बढ़ रही थी। जैसे जैसे शहर फैलने लगे थे, सनतें यानी कि उद्योग भी बढ़ने लगे थे और ज़राअती पैदावार की मांग यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड पैदावार की मांग भी बढ़ने लगी थी। ज़राअती मसनूआत महंगे होने लगे थे, यानी कि ज़राअत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो महंगी होने लगी थी। तो बच्चों, बड़े ज़मींदारों के दबाव में आकर हुकूमत ने मक्का गैर ममालिक से मकाने पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कवानीन के तहत हुकूमत ने ये पाबंदी नाफिज की थी उस कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता था। क्यों कहा बच्चों? इस कानून को अवाम ने हुकूमत से वापस लेने को क्यों कहा था? क्योंकि जो गैर मुल्कों से खाने की चीज़ें मंगाई जा रही थी वो चीज़ें उनके मुल्क में जो चीज़ें पैदा हो रही थी वो उनको ज़्यादा महंगी पड़ रही थी क्योंकि आबादी के बढ़ने से ज़राअत से रिलेटेड चीज़ें महंगी हो गई थी और उनको खेती बाड़ी करने के अंदर जो चीज़ें वो उगा रहे थे वो उन्हें महंगी पड़ रही थी और बाहर से मंगाने पर वो चीज़ें उनको सस्ती पड़ रही थी। इसी वजह से अवाम ने बरतानवी हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि वो कॉर्न लॉ को हटा दें ताकि अवाम का फ़ायदा हो सके। तो लिखोगे कि सनतकारों और बाशिंदों ने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वे कॉर्न लॉ को फ़ौरन ख़त्म कर दें। इसी के ख़त्म होने पर कम कीमतों पर ग़िज़ाई अशिया मंगाई जाने लगी। बाहर से मंगाई जाने वाली चीज़ों की कीमत बरतानिया में पैदा होने वाली ग़िज़ाई अशिया से बहुत कम थी, इसलिए बरतानिया के किसानों की हालत ख़राब होने लगी थी। ज़राअती सिलसिला बंद होने लगा था, गांव उजड़ने लगे थे और लोग शहरों में या फिर दूसरे ममालिकों में जाकर रहने लगे थे। यानी कि खेती बाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने की वजह से, इसके सामान महंगे होने की वजह से लोग खेती बाड़ी करना यानी कि ज़राअत करना छोड़ रहे थे और शहरों में जाकर बसने लगे थे।
अगला सवाल है, टेक्स्ट बुक का सवाल है, अफ्रीका में ताउन रिंडरपेस्ट की आमद पर एक नोट लिखना है। तो बच्चों ये मवेशियों के अंदर फैलने वाली एक बीमारी थी जो अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जिसकी वजह से तिजारत को बेइंतहा नुकसान हुआ था। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे कि 1980 की दिहाई में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट की बीमारी तेज़ी से फैलने लगी। कौन सी दहाई में? 1980 की दहाई में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट की बीमारी तेज़ी से फैलने लगी। मवेशियों में यानी कि भेड़, बकरियों, ऊँट वगैरह में ये बीमारी पेग की तरह, प्लेग यानी कि महामारी की तरह फैलने वाली बीमारी थी, जिससे लोगों की मईशत यानी कि इकोनॉमी, कारोबार के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा था। इस मिसाल से पता चलता है कि हमलों और फतूहात के इस दौर में अचानक फैलने वाली मवेशियों की बीमारी ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया था और दुनिया के साथ इनके ताल्लुकात को एक नई शक्ल अता की थी, क्योंकि सदियों तक अफ्रीका में कामकाज सिर्फ मवेशियों के लेन देन से चलता था, पैसों से नहीं चलता था। वहाँ पैसे की बुनियाद पर काम नहीं होता था। मगर जब ये बीमारी अफ्रीका के अंदर आ गई और सारे मवेशी मर गए, तो इन लोगों की ज़िंदगी और तिजारत के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर पैसे राइज नहीं थे उस टाइम पर। ये जितना भी बिज़नेस करते थे मवेशियों को लेन देन से करते थे। मगर जब ये प्लेग की महामारी, रिंडरपेस्ट की महामारी आई तो इनके सारे मवेशी मर गए थे। तो इस बीमारी ने अफ्रीका की ज़िंदगी और तिजारत के एक बड़े सहारे को ख़त्म कर दिया था। साथ ही इनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मवेशियों के मरने से, क्योंकि इनका सरमाया, इनकी पूंजी, इनका रुपया पैसा, इनके जानवर ही थे। साथ ही ये इनकी आज़ादी के लिए भी, इस बात ने इनकी आज़ादी के लिए भी ख़तरा पैदा कर दिया था। देखो बच्चों, अगला सवाल है, ध्यान से समझेंगे। टेक्स्ट बुक का सवाल है कि आलमी जंग की वजह से काम करने वाले उम्र के लोगों की मौत पर आपको एक मुख्तसर नोट लिखना है। देखो यहाँ पर काम करने वाले उम्र के लोगों की मौत का मतलब क्या है कि देखो, पहली आलमी जंग के अंदर बच्चों, नौजवान लोगों को जिनकी उम्र 20 से लेकर या फिर 22 से लेकर 40-45 साल तक थी, इन लोगों को ज़बरदस्ती पहली आलमी जंग के अंदर शामिल होने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पर इन लोगों की मौत हो गई थी। तो इस वजह से काम पर जाने वाले ज़्यादातर नौजवान मर गए थे। यही लोग अपने घर का गुज़र बसर किया करते थे। तो इतने सारे लोग काम पर जाने वाले मर गए थे, तो जिस वजह से अब मर्दों की जो ज़िम्मेदारी थी वो औरतों ने संभाल ली थी। याद रहेगा कि पहली आलमी जंग के अंदर नौजवानों को शामिल किया गया था, जो कि अपने घर का कामकाज किया करते थे, रोज़ी रोटी कमाते थे। तो पहली आलमी जंग के अंदर काम पर जाने वाले लोगों की मौत की वजह से ही घर की जो जिम्मेदारियाँ थी बच्चों, वो औरतों के ऊपर आ गई थी। तो पहली आलमी जंग याद रहेगा कब से कब तक लड़ी गई थी? 1914 से 1919 तक चली थी। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों, एटम बमों, मशीन गनों, टैंकों वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग ज़ख्मी हुए थे। यानी कि 90 लाख लोग कौन हो गए? जो लोग काम किया करते थे, नौजवान थे। इतने सारे काम करने वाले लोगों की इस जंग के अंदर मौत हुई थी, जिसका असर उनके घर परिवार के ऊपर पड़ा था। तो क्या लिखोगे कि इंसानी तहज़ीब की तारीख़ में जान और माल का नुकसान जो पहली आलमी जंग में देखने में आया था, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। क्या लिखोगे कि इंसानी तहज़ीब की तारीख़ में जान और माल का नुकसान जो पहली आलमी जंग में देखने में आया था, इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये जंग 1914 में शुरू हुई थी और इस जंग को 2 ताकतवर ख़ैमों में बांटा गया था। पहले ख़ैमे के अंदर दोस्त ममालिक थे, यानी कि बरतानिया, रूस और फ्रांस थे। याद रखोगे कि दोस्त ममालिक को बरतानिया, रूस और फ्रांस कहते हैं। और दूसरे ख़ैमे को, दूसरे ग्रुप को के अंदर कौन शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन और तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन और तुर्की शामिल था।
یہ جنگ اگست میں شروع ہوئی تھی اور اس جنگ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ دسمبر تک کرسمس میں آتے آتے یہ ختم ہو جائے گی، مگر بچوں یہ جنگ 1919 تک چلتی رہی تھی اور انسانی زندگی کو تباہ کر کے اس جنگ نے رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں مشینی ہتھیاروں کا خوب استعمال کیا گیا تھا۔ جنگ کے لیے دنیا بھر کے سپاہیوں کو زبردستی بھرتی کر کے جہازوں اور ریل گاڑیوں کے ذریعے جنگ کے مورچوں کے اوپر پہنچایا گیا تھا۔ اب دیکھو بچوں، جب یہ نوجوان اس جنگ کے اندر گئے تو کتنے نوجوان مارے گئے تھے؟ 90 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور 2 کروڑ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں سب سے زیادہ کم عمر کے لوگ تھے، اس لیے یورپ میں کام کرنے والے عمر کے لوگوں کی تعداد کم ہو کر رہ گئی تھی۔ یاد رکھو گے کہ اس جنگ کے اندر جو لوگ مارے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کی عمر کم عمر تھی اور جو کام کیا کرتے تھے، تو اس لیے یورپ میں کام کرنے والے عمر کے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی اور جو خاندان کے ارکان تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے بعد اس خاندان کی آمدنی بھی بہت کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو کمائی کرنے والے لوگ تھے وہ تو مر گئے تھے۔ تو اس کے بعد جب مرد جنگ کے لیے جانے لگے تو ان کے کام کو سنبھالنے کے لیے خواتینوں کو گھر کی 4 دیواری سے نکل کر مردوں کا کام کرنا پڑا تھا۔ تو بچوں اس آنسر کو اسی طریقے سے پوائنٹس کے اندر لکھنا، اسکرین شاٹ لے کر ایک بار اور پڑھ لینا، میں نے اچھے سے سمجھا دیا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے کہ ہندوستانی معیشت یعنی کہ ہندوستانی اکانومی پر 1929 کے معاشی بحران یعنی کہ آرتھک مندی کا کیا اثر پڑا تھا؟ تو دیکھو بچوں، آرتھک مندی کب آئی تھی؟ 1929 سے 1930 کا جو درمیانی وقفہ تھا دنیا میں عظیم ترین معاشی بحران کا وقت مانا جاتا ہے۔ یاد رکھو گے 1929 سے 1930 کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ دنیا میں بہت بڑی آرتھک مندی یعنی کہ عظیم ترین معاشی بحران کا وقت مانا جاتا ہے۔ ہندوستان پر بھی اس کے بہت بڑے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ کسانوں، مزدوروں اور تاجروں کی معاشی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ گجرات میں برولئی میں مال گزاری میں اضافہ کر دیا گیا تھا اور وہاں کے کسانوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی رہنمائی میں ستیہ گرہ کی تحریک شروع کر دی تھی اور مال گزاری یعنی کہ ٹیکس دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ معاشی بحران کی وجہ سے کسانوں کی جو استھتی تھی وہ بہت زیادہ دینی تھی، تو مجبور ہو کر برطانوی سرکار کو ٹیکس میں کمی کرنی پڑی تھی اور عوام نے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کے اوپر ایک مؤثر اثر ڈالا تھا۔ کیا اثر ڈالا تھا؟ کہ ان کی معاشی تنگیوں کو دور کرا جائے، کیونکہ آرتھک معاشی بحران کی وجہ سے ان کی جو آمدنی ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ پوری ہی دنیا کے اندر آرتھک مندی چل رہی تھی، صرف ہندوستان کے اندر تو نہیں آئی تھی۔ تو اسی وجہ سے یہاں کے کسانوں نے ستیہ گرہ کیا تھا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کی رہنمائی میں کیا تھا اور انگریزوں سے منع کر دیا تھا کہ وہ ٹیکس دینے کے لائق نہیں ہے۔ تو برطانوی حکومت بھی مجبور ہو گئی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ یہ کسان ٹیکس نہیں دے سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے ٹیکس لینے کے اندر کمی کر دی تھی۔ اگلا سوال ہے، ٹیکسٹ بک کا سوال ہے، دھیان سے سمجھیں گے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے اپنی موضوعات کو یعنی کہ اپنی پونجی، اپنے سرمایے کو ایشیائی ممالک کے اندر کیوں منتقل کیا گیا، کیوں شفٹ کیا گیا؟ سمجھ میں آیا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ایشیائی ممالک کے اندر کس وجہ سے منتقل کیا گیا تھا؟ تو دیکھو بچوں، جو دوسری عالمی جنگ تھی، دوسری عالمی جنگ کے بعد جتنی بھی نو آبادیاں تھیں یعنی کہ جتنے بھی ملک غلام تھے وہ آزاد ہو گئے تھے، تو اپنی صنعتی ترقی کے لیے ان ممالکوں کو بازار کی ضرورت تھی۔ یاد رکھو گے کہ اپنی صنعتی ترقی یعنی کہ ادیوگ سے ریلیٹڈ، کام دھندے سے ریلیٹڈ ترقی پانے کے لیے ان ملکوں کو بازار کی ضرورت تھی۔ تو ان ملکوں نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ ترقی پذیر ممالک میں جا کر اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز لے کر جائیں گے، وہیں پر چیزیں بنائیں گے اور وہیں کے لوگوں کو فروخت کر کے منافع کمائیں گے۔ یاد رہے گا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد طاقتور طاقتوں سے جو نو آبادیاں آزاد ہوئی تھیں ان کو بزنس کرنے کے لیے بازار کی ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے کیا فیصلہ لیا تھا کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ترقی کے لیے ترقی پذیر ممالک میں جائیں گے، وہیں پر جا کر ان کمپنیوں کا قیام کریں گے اور وہیں پر سامان بنا کر ترقی پذیر لوگوں کو بیچ دیں گے، ملک کے لوگوں کو بیچ دیں گے۔ تو کیسے لکھو گے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد طاقتور ممالک کی زیادہ تر نو آبادیاں آزاد ہو گئی تھیں، لیکن اپنی صنعتی ترقی کرنے کی وجہ سے ان ممالک کو بازار کی ضرورت تھی، اس لیے
इन मुल्क की मल्टीनेशनल कंपनियों ने तरक्की पजीर ममालिक में अपनी मंडियां कायम करने का फ़ैसला लिया था। मल्टीनेशनल कंपनियां 50 और 60 की दिहाई में तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि अमेरिका, मगरबी यूरोप और जापान में बहुतायत में कायम हो चुकी थीं। तो ये कंपनियां तरक्की पजीर ममालिक में ही मसनूआत तैयार करती थीं और इसे वहीं पर फ़रोख्त कर देती थीं। याद रखोगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां 50 और 60 की दिहाई में तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि अमेरिका, मगरबी यूरोप और जापान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैल चुकी थी। तो ये तरक्की याफ्ता कंपनियां, मुल्क की जो कंपनियां थीं, तरक्की पजीर ममालिक में जाकर बाज़ार ढूंढ रही थीं और वहीं पर मौज़ूआत को बनाती थीं, तैयार करती थीं और वहीं पर इन चीज़ों को फ़रोख्त कर दिया करती थीं। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की 2 ग्लोबल तब्दीलियों की मिसालें देनी हैं। किसकी मिसालें देनी है? 2 ग्लोबल तब्दीलियों की मिसालें देनी है जो कि 17वीं सदी से पहले रोनुमा हुई थी। एक मिसाल आपको एशिया की और दूसरी अमेरिका की देनी है। याद रहेगा क्या पूछा गया है कि 2 मुख्तलिफ़ किस्म की ग्लोबल तब्दीलियाँ बतानी हैं जो तब्दीलियाँ 17वीं शताब्दी से पहले हुई थी, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी 2 तब्दीलियाँ थी जो कि 17वीं शताब्दी से पहले हुई थी। पहली मिसाल आपको एशिया की और दूसरी मिसाल अमेरिका की बतानी है। तो ध्यान से सुनेंगे। इंसान की ज़रूरतें लामहदूद होती हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अहद कदीम यानी कि पुराने ज़माने से ही चीज़ों का लेन देन किया जाता था, क्योंकि अपनी ज़रूरतों की तमाम चीज़ों की पैदावार किसी एक मुल्क या एक समाज के बस की काम नहीं था। अक्सर ताजिर या अक़ीदतमंद दूसरे मुल्कों के सफ़र पर जाते थे। ये लोग अपने साथ तरह तरह की चीज़ें, पैसा, हुनर, इजादात, यहाँ तक कि बीमारियों के जरासीम भी एक मुल्क से दूसरे मकाम पर पहुँचा देते थे। याद रहेगा कि क्या लिखोगे कि इंसान की ज़रूरतें लामहदूद होती हैं और इन्हें पूरा करने के लिए पुराने ज़माने से ही चीज़ों का लेन देन होता रहा है और अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें एक जगह पर मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से जो उस टाइम पर लोग तीर्थ यात्राओं पर या हज पर जाते थे या ताजिर होते थे, वो एक सामान को दूसरी जगह से लाकर बेचा और ख़रीदा करते थे और इसके साथ ही बीमारी के जरासीम भी एक जगह से दूसरी जगह आ जाया करते थे। तो 17वीं सदी से पहले एशिया से, ख़ासकर चीन से कई चीज़ों का लेन देन होता था। इस लेन देन के रास्तों को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। इस रास्ते में चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम हिंदुस्तान और जुनूब मशरिकी एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर पहुंचते थे। बच्चों, एशिया की मिसाल यहाँ पर किससे दी गई है? चीन के सिल्क रूट वाले रास्ते से। इसके बदले में सोने और चांदी जैसी कीमती धातें यूरोप से एशिया पहुंच जाती थी। याद रखोगे कि 17वीं सदी से पहले एशिया से, ख़ास करके चीन से कई चीज़ों का लेन देन होता था। इस लेन देन के रास्तों को सिल्क रूट का नाम दिया जाता था। इस रास्ते से चीन के चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम हिंदुस्तान के अंदर और जुनूब मगरबी एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर पहुंचते थे, लेन देन करते थे आपस में। इनके बदले में सोने और चांदी जैसी कीमती धातें एशिया के मुल्कों को फराहम होती थी यूरोप के ज़रिए से, क्योंकि यूरोप के लोगों के साथ व्यापार होता था। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से समुद्री सफ़र करता हुआ अमेरिका, जुनूब अमेरिका और कैरेबियन जज़ाइर पर पहुंच गया था। वहां से एशिया को आज यहाँ पर मिलने वाला आलू, सिवैयाँ, मूंगफली, टमाटर, मक्का, राजमा, मिर्च, शकरकंद वगैरह हासिल हुए थे, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसने अमेरिका की खोज की थी और अमेरिका के अंदर ये चीज़ें पैदा की जाती थी। तो कोलंबस यूरोप का था, वो वहाँ से इन चीज़ों के बीज यूरोप लेकर गया। वो बीज यूरोप से अफ्रीका पहुँचे, फिर यूरोप से हिंदुस्तान के अंदर पहुँच गए। इसलिए इस बात से क्या ज़ाहिर होता है कि दुनिया में अहद कदीम से ही चीज़ों का लेन देन होता रहा है और तरक्की होती रही है। अगला सवाल है टेक्स्ट बुक का। बताइए कि जदीद दुनिया से कबल यानी कि जदीद दुनिया से पहले की दुनिया में आलमी इंतकाल के अमराज यानी कि बीमारियों ने अमेरिका की नौ आबादकारियों में कैसे मदद की थी।
सवाल को एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं कि बताइए कि जदीद दुनिया यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड बनने से पहले की दुनिया में आलमी इंतकाल के अमराज यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर पूरी ही दुनिया में फैली, इन बीमारियों ने अमेरिका की नौआबादकारियों में किस तरीके से फैली थी। यहाँ पर मदद नहीं लिखेंगे। अमेरिका की नौआबादकारियों में ये बीमारियाँ किस तरीके से फैली थी और अमेरिका को क्या क्या नुकसान हुआ था। तो अपनी दरियाफ्त से पहले यानी कि अमेरिका को खोजे जाने से लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन 16वीं सदी में इसकी ज़मीन, फसलों और मदनियाती ज़खायर बहुत से साम्राज्यों को इस तरफ मुतवज्जह किया था, क्योंकि 16वीं सदी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। 16वीं सदी के वसत तक आते आते पुर्तगाल और स्पेन की नीयत ख़राब होने लगी थी और वहाँ की फ़ौजें फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया था और तिजारत के साथ साथ अजीम ताकतों ने अमेरिका को नौआबादी बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि अमेरिका के ऊपर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। तो अपनी अमेरिका के ऊपर पुर्तगाल और स्पेन ने अपना कब्ज़ा जमाने के लिए क्या किया था, हथियारों का इस्तेमाल तो किया था ही बच्चों, इसके साथ ही ये बीमारियों के जरासीम भी अपने साथ लेके गए थे और इन लोगों के पास बीमारियों का इलाज था पर अमेरिका के लोगों के पास नहीं था। तो क्या लिखोगे, लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से अमेरिका के लोगों के जिस्म में यूरोप से आने वाली इन महलक बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत नहीं थी, यानी कि इनका इम्यून सिस्टम इस लायक नहीं था कि ये इन महलक बीमारियों से लड़ सकें, क्योंकि यूरोप के लोगों का जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो पहले से इन बीमारियों से लड़ते आ रहे थे और यूरोप के लोगों के पास इन बीमारियों का इलाज भी था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ मकामात पर चेचक जानलेवा साबित हुई। एक मरतबा इसका तदिया शुरू होने से ये बीमारी पूरे ही बर्रे आज़म यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे अमेरिका में फैल गई। जहाँ यूरोपियन नहीं पहुँचे थे वहाँ भी लोग इस बीमारी की चपेट में आने लगे। इलाकों की आबादियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने लगी थी। इस तरह साम्राज्यी ताकतों यानी कि गैर मुल्कियों को अपनी फतह का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। तो इन लोगों के पास बचाव का तरीका भी था और इनके अपने जिस्म में इन जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मामूनियत भी थी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो चुकी थी। यही वजह थी कि बीमारियों के जरासीम ने अमेरिका जैसे मुल्क को छोटे छोटे मुल्क की नौआबादी बनाकर रख दिया था, यानी कि इन बीमारियों की वजह से अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद भी छोटे छोटे मुल्कों के अंदर तकसीम हो गया था और ग़ुलाम बन गया था, दूसरे मुल्कों की नौआबादी बन गया था। बच्चों अगला सवाल है, ध्यान से समझेंगे कि G77 मुल्क से क्या मुराद है, वजाहत करनी है। G77 को किस तरह ब्रेटन वुड्स निज़ाम की कारगुजारियों के रद्द अमल के तौर पर देखा जा सकता है, यानी कि देखो आपको बताना है कि G77 ममालिक से क्या मुराद है और इसका ये किस तरीके से ब्रेटन वुड्स निज़ाम से मिलता जुलता है। तो देखो बच्चों क्या है, G77 का ग्रुप था कि जो जितने भी तरक्की पजीर डेवलपिंग कंट्रीज़ थी 50 और 60 के दशक के अंदर इनकी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसकी तरक्की नहीं हो रही थी। तो अपनी इकोनॉमी को तरक्की देने के लिए तरक्की पजीर ममालिक ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम G77 रखा गया था। इस ग्रुप का मकसद क्या था कि इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर इनकी चीज़ों की सही कीमत मिल सके और इनके देश की जो मईशत है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जो बच्चों ब्रेटन वुड्स जो निज़ाम था वो भी इसी तरीके से था। वो इसलिए बनाया गया था कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं दूसरी आलमी जंग के बाद उनकी जो इकोनॉमी है वो भी अस्त व्यस्त हो गई थी। तो अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए इन लोगों ने ब्रेटन वुड्स समझौता ग्रुप बनाया था। तो इसको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक को 50 और 60 की दहाई में मगरिबी मईशत में होने वाली तरक्की से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। याद रखोगे कि ज़्यादातर जो तरक्की पजीर ममालिक थे 50 और 60 के दशक के अंदर मगरिबी मईशत में होने वाली जो तरक्की थी उनसे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इस मसले को देखते हुए इन्होंने एक नए बैनुल कवामी निज़ाम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए आवाज़ उठाई थी और ग्रुप 77 की शक्ल में मुनज़्ज़म हुआ था।
اس نظام سے مراد ایسے نظام سے تھی جس میں ان سبھی ترقی پذیر ممالک کے جتنے بھی وسائل ہیں، وسائل صحیح طریقے سے ان کے اوپر کنٹرول حاصل ہو سکے اور ترقی کے لیے زیادہ مدد مل سکے، کچے مال کے لیے اچھے دام مل سکے اور اپنے تیار مال کو ترقی یافتہ ممالک میں یہ صحیح قیمتوں پر فروخت کر کے منافع کما سکے۔ اسی وجہ سے اس گروپ کو بنایا گیا تھا۔ G77 کی تشکیل بہت کچھ بریٹن ووڈس کی بنیاد پر تھی۔ بریٹن ووڈس میں بھی تو جو بریٹن ووڈس کا نظام تھا اس کے اندر ترقی یافتہ ممالک عالمی جنگ کی وجہ سے معاشی حالت کو سنبھال پانے میں ناقابل ہو رہے تھے، تو اپنی معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ترقی یافتہ ملک تھے انہوں نے بریٹن ووڈس نظام کو اپنایا تھا، اور ترقی پذیر ممالک نے G77 گروپ بنایا تھا اپنی معیشت کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ ان کی دیکھا دیکھی ترقی پذیر ممالک نے بھی اپنی معاشی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے بین الاقوامی معاشی پالیسی تشکیل دی تھی تاکہ وہ معاشی بحران سے نکل کر اپنے ملک کی معیشت کی ترقی کر سکے۔ اس نظام سے ترقی پذیر ممالک میں بھاری تبدیلیاں آئی تھیں۔ 1970 کی دہائی تک عالمی جنگ سے قرض لیتے تھے جسے ادا کرنا تھا، عالمی جنگ کی وجہ سے قرض لیا تھا اور ترقی پذیر ممالک کو اس کو ادا کرنا تھا، تو ان کے لیے یہ ایک مشکل کام تھا۔ لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی اور مزدوروں کی بآسانی ملنے کی وجہ سے ان ممالک کے اندر بے شمار تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ ان ممالک نے یعنی کہ ترقی پذیر ممالک نے بڑے پیمانے پر تعمیر کا کام کرنا شروع کیا۔ کم مزدوری پر کام ہونے کی وجہ سے ان کی جو پیداوار کی لاگت تھی وہ بھی کم لگنے لگی تھی، اس لیے بین الاقوامی بازار میں ترقی پذیر ممالک کا سامان دھڑلے سے بکنے لگا تھا، کیونکہ یہ کم قیمتوں پر سامان کو بیچ رہے تھے، کیونکہ ان کے ملک کے اندر مزدوری سستی تھی۔ اور اس دور میں یہ ایک تبدیلی غیر ملکی کمپنیاں اس ملک میں بھی آنے لگی تھی۔ ایک اور تبدیلی آئی تھی اسی دور کے اندر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ترقی پذیر ممالک میں آنے لگی تھیں، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا۔ ہندوستان، چین اور ملیشیا وغیرہ ممالک اپنی حالت کو مضبوط کرنے کے اندر G77 کی وجہ سے کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ تو بچوں یہاں سے ٹیکسٹ بک کے سبھی کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کوشچن آنسر جو کہ اکثر ایگزام کے اندر ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو گلوبلائزیشن کی ڈیفینیشن میں نے ابھی پڑھ کر بتائی تھی آپ کو اسٹارٹنگ کے اندر، آپ سے ایگزام کے اندر پوچھی جا سکتی ہے کہ عالم کاری کا مطلب ہے کہ اپنی ملک کی معیشت اور غیر ملکی معیشت میں تال میل پیدا کیا جائے اور اس میں غیر ملکی ساز و سامان فروخت کیا جا سکتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے تحت یاد رہے گا کہ غیر ملکی سامان کو فروخت کیا جا سکتا ہے اور ہم بھی اپنے ملک کا تیار شدہ سامان غیر ممالک کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ملک اپنا سامان دوسرے ملک میں بھیج سکتا ہے اور اپنی تجارت کو فروغ دے سکتا ہے۔ یورپ میں آلو کی کیا اہمیت ہے، یعنی کہ پہلے کے زمانے میں کیا اہمیت تھی؟ تو دیکھو بچوں، ایک معمولی غذائی اشیاء آلو نے عالمی تاریخ کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ خطِ غربت کے نیچے آ گئے تھے۔ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آلو ایک ماتر سادھن تھا، ایک بہترین اور سستی غذا کے طور پر ثابت ہوا تھا۔ 1848 میں آلو کی فصل ایک بیماری کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ بھوک مری کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ یورپ کے اندر بہت زیادہ غریبی ہوا کرتی تھی۔ اتنی غریبی تھی کہ لوگ باگ پوری طریقے سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آلو کے اوپر ڈیپینڈ تھے، مگر 1848 کے اندر وہاں پر آلو سے ریلیٹڈ کوئی مہلک بیماری آ گئی تھی، جس وجہ سے آلو کی فصل کو برباد کر دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے بھوک کے مارے بچوں یورپ کے اندر 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، کون سی صدی میں امریکہ دنیا کا ایک اہم ملک بن گیا تھا؟ تو ہزاروں سال تک امریکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے علیحدہ رہا تھا۔ اس کے وجود کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ امریکہ کی کھوج 16ویں صدی میں کولمبس نے کی تھی، اور یہاں پر بہت زیادہ قیمتی دھاتوں کے ذخائر
ज़मीन के ज़खायर और काम की यहाँ की ज़मीनें बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ थीं और यहाँ पर काम भी बहुत ज़्यादा मिलता था। तो इन्हीं वजूहात की वजह से अमेरिका लोगों की कशिश का मरकज़ बन गया था। लोग यहाँ पर दुनिया भर से आकर काम करने लगे थे, अमेरिका जाने लगे थे। इस तरह अमेरिका दुनिया का एक अहम मुल्क बन गया था। और बच्चों, दूसरी बात क्या थी कि 16वीं सदी से पहले जो ज़्यादातर बिज़नेस होता था वो चीन और भारत के साथ होता था, मगर यहाँ पर आने जाने के ऊपर चीन और भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पेनल्टी थी, जिसकी वजह से लोग घबराते थे और लोगों ने अमेरिका की तरफ ही रुख करना आसान समझा था। अगला सवाल है, दुनिया के मशहूर सिल्क रूट से क्या मुराद है? तो सिल्क रूट चीन से कुषाण सल्तनत से होकर रोम तक जाता था। सिल्क रूट कौन सा रास्ता था? वो रास्ता था जो कि चीन से कुषाण सल्तनत से होकर रोम तक जाता था। बहुत सारे रास्तों के अंदर डिवाइड था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पतला सा रास्ता था। इसके ज़रिए चीन और रोम साम्राज्य के दरमियान रेशम की तिजारत भी होती थी और रास्ते पर कुषाणों का कंट्रोल था, हिंदुस्तानियों का कंट्रोल था और इन्हीं से इनकी काफ़ी आमदनी होती थी। ये टैक्स वगैरह वसूला करते थे। अगला सवाल है, अमेरिका के नौआबादियाती बनने से कौन कौन सी बीमारियां फैल गई थी? तो देखो, अमेरिका पर स्पेन और पुर्तगाल ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया। इनकी फतेह का सेहरा न सिर्फ आला किस्म के हथियार थे बल्कि कई बीमारियां फैलाने वाले जरासीम के सर भी है। इनकी जीत का सेहरा किसके सर है? स्पेन और पुर्तगाल के हथियार और उनके ज़रिए बीमारी फैलाने वाले जरासीमों के सर है। हथियारों की ताकत के साथ स्पेन और पुर्तगाल के सिपाही चेचक के जरासीम भी अमेरिका में लेकर पहुँचे और पूरे गांव इस बीमारी की चपेट में आ गए। तबाही के इस कहल में हथियारों से ज़्यादा बीमारियों ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया था। हथियार बंद फ़ौजों को हराना आसान था, लेकिन जरासीम पर लोग लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। ये छिपे हुए दुश्मन की तरह अमरीकी बाशिंदों के लिए ख़तरा बन गई थी और इस तरीक़ा से इतना बड़ा मुल्क, बर्रे आज़म कॉन्टिनेंट, छोटी छोटी नौआबादियों के अंदर तकसीम होकर रह गया था। अगला सवाल है, हिंदुस्तान और चीन की तिजारत के ज़वाल के असबाब क्या थे? क्योंकि देखो बच्चों, मैंने बताया था कि चीन और हिंदुस्तान के अंदर तिजारत करने पर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ लगाई जाती थी। तो बच्चों, इस टाइम के ऊपर 16वीं सदी के अंदर अमेरिका की खोज हो गई थी, तो सभी लोगों का रुख अमेरिका की तरफ हो गया था क्योंकि अमेरिका के अंदर इतनी सख्त पेनल्टीज़ नहीं थी। तो इसी वजह से हिंदुस्तान और चीन के अंदर तिजारत का ज़वाल हुआ था, लोग अमेरिका की तरफ आकर्षित होने लगे थे। तो 18वीं सदी तक हिंदुस्तान और चीन आलमी यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर तिजारत के अहम मरकज़ हुआ करते थे। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। दोनों ही ममालिक की सख्त पॉलिसियों की वजह से ये हालत तब्दील होते गए। गैर मुल्कों का हिंदुस्तान में आना बहुत मुश्किल था। इसी के साथ हिंदुस्तानियों का गैर ममालिक में जाना और अपने माल के साथ जाना बहुत मुश्किल काम था। तो अमेरिका की खोज हो चुकी थी। अब अमेरिका आलमी तिजारत का मरकज़ बनता जा रहा था और इस तरह से हिंदुस्तान और चीन के अंदर तिजारत का ज़वाल हो रहा था, तिजारत का ख़ात्मा हो रहा था। नहर के शहरों से क्या समझते हो? तो देखो, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान था, वहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए ये ज़मीन बेकार पड़ी हुई थी। इस ज़मीन पर किसी किस्म की खेती भी मुमकिन नहीं थी क्योंकि ये रेगिस्तान था, यहाँ पर बारिश नहीं होती थी। तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने क्या किया कि ऐसे मकामात पर नहरों का जाल बिछाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी बंजर ज़मीनें ज़रख़ेज़ हो गईं। पंजाब इसकी बहुत बड़ी मिसाल है बच्चों, पंजाब एक इसकी मिसाल है। इसलिए नहरों के आसपास बनने वाले शहरों को नहरों का शहर नाम दिया गया था। अगला सवाल है, NIEO का क्या मतलब है? तो 1950 और 60 के दरमियान 77 ममालिक ने मिलकर एक तंजीम कायम की थी जिसे G77 तंजीम कहा गया था। अंग्रेज़ी के अंदर इसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक चार्टर का नाम दिया गया। इस चार्टर के ज़रिए ममालिक ने मांग की तरक्की याफ्ता ममालिक के बाज़ार में तरक्की पजीर ममालिक कच्चे माल और मौज़ूआत की सही और मुनासिब कीमत मिलनी चाहिए। देखो, इसके ज़रिए तरक्की पजीर ममालिक ने ये मांग की थी कि उन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अपने कच्चे माल की, अपने तैयार माल की सही कीमत मिलनी चाहिए ताकि उनकी इकोनॉमी की तरक्की हो सके। और ब्रिटेन वुड्स जो ग्रुप बना था उसके अंदर भी
जो तरक्की कर चुके मुल्क थे यानी कि डेवलप कंट्री ने, तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत की थी। तो पहले उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, बाद में तरक्की पजीर ममालिक ने अपना ग्रुप NIEO, जिसे G77 के नाम से जाना जाता है, 1950 और 60 के दशक के अंदर बनाया था अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। अगला सवाल है, माशी बहरान का क्या मतलब है, दुनिया में इसकी क्या वजूहात है। तो आलमी तारीख के अंदर 1929 में माशी बहरान का दौर शुरू हुआ था। इसकी ख़ास वजह क़ुव्वत ख़रीद यानी कि ख़रीदने की चीज़ों को ख़रीदने की क़ुव्वत का गैर मुनज़्ज़म तक़सीम थी, यानी कि गैर मुनज़्ज़म बंटवारा था। याद रहेगा कि इसकी ख़ास वजह यह क्या थी, क़ुव्वत ख़रीद की गैर मुनज़्ज़म तक़सीम थी। आलमी जंग के बाद चीज़ों की जो मांग थी वो बहुत कम हो गई थी, मज़दूर बेरोज़गार हो गए थे और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो गई थी, क्योंकि जब बेरोज़गार हो जाएंगे, कमाई नहीं होगी तो वो कुछ ख़रीद भी नहीं पाएंगे, और जब चीज़ें नहीं बिकेंगी तो लोगों को काम भी नहीं मिलेगा और लोग बेरोज़गार रहेंगे। और इसकी दूसरी ख़ास वजह क्या थी कि तकरीबन सभी ममालिक ने अमेरिका से कर्ज़ लेकर जंग के अंदर हिस्सा लिया था, लेकिन ये ममालिक कर्ज़ अदा करने के अंदर नाकाम थे, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक थे। इसलिए चारों तरफ मंदी ही मंदी छा गई थी, क्योंकि कोई भी ना तो कर्ज़ उतार पा रहा था और ना ही कमाई हो रही थी, और जिसकी वजह से चीज़ों की मांग के अंदर बिल्कुल गिरावट आ गई थी। कोई भी चीज़ नहीं बिक रही थी, लोगों की कमाई नहीं हो रही थी, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे थे। बच्चों, इस माशी बहरान की ख़ास वजूहात मंदरजा झेल हैं। तो बच्चों, आर्थिक मंदी यानी कि माशी बहरान की सबसे बड़ी वजह आलमी जंग थी, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे गए थे और मुख्तलिफ़ ममालिक की माल और दौलत तबाह हो गई थी। पहली आलमी जंग के बाद यूरोपियन ममालिक में कौम परस्ती के जज्बातों के अंदर इजाफ़ा हुआ था और बैनुल कवामी तिजारत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क की तरक्की करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर बिज़नेस करें और फ़ायदा उठाएं। इसी वजह से दिल के अंदर जो नेशनलिज़म की भावना थी, उसने लोगों को किस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि बाहर के लोग आकर हमारे देश के अंदर बिज़नेस ना करें। तो बच्चों, इससे क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आ गई थी। पहली आलमी जंग के बाद अमेरिका के पास सोने की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जो यूरोप के देश थे उनके पास सोने की मिकदार महदूद मिकदार में था, और आगे चलकर ये बात भी माशी बहरान की एक बहुत बड़ी वजह बन गई थी। अगला सवाल है, 19वीं सदी के यूरोपियन बाशिंदों की हालत कैसे हुआ करते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, जैसी हालत आज के टाइम पर अफ्रीका की है बच्चों। उस टाइम पर 19वीं सदी में वो हालत सेम यूरोप की हुआ करती थी। तो आज जो हालत इथोपिया वग़ैरह अफ्रीकी ममालिकों की है, वही हालत 19वीं सदी में यूरोप की थी। गुर्बत और भूखमरी की वजह से आम आदमी की हालत बेहतर नहीं थी। शहर आलूदा थे, आबादी अपनी हद पार कर चुकी थी, बहुत सी मोहल्लक बीमारियां शहरों को तबाह कर चुकी थी। इस तरह यूरोप की हालत काबू से बाहर हो गई थी। अगला सवाल है, इंग्लैंड के अरकान कानून के बारे के अंदर बताना है। तो देखो, 19वीं सदी में सनतकारी की वजह से इंग्लैंड में बहुत सी सनतें, बहुत से उद्योग कायम हुए थे, बहुत से बिज़नेस कायम हुए थे। 19वीं सदी में ज़राअती पैदावार और कच्चे माल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सनतों की वजह से ज़राअती पैदावार में कमी आ गई थी। यानी कि देखो बच्चों, जब बिज़नेस उद्योग आ गए थे तो खेती बाड़ी की जो पैदावार थी उसके अंदर कमी आ गई थी। अब इंग्लैंड में ज़राअती अशिया बैरूनी यानी कि बाहर के मुल्कों से मंगाकर ही अपनी ज़रूरत को पूरा किया जा रहा था। किसान इस बात की मुखालफत कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत ने एक कानून, जिसे कॉर्न कानून कहा गया, बनाकर दरआमद यानी कि बाहर से चीज़ें मंगाने के ऊपर पाबंदी लागू कर दी थी। मगर बच्चों, वहाँ के जो लोग थे वो इस बात के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उन्हें बाहर की चीज़ें, बाहर की खाने की पीने की जो चीज़ें थीं वो ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी, क्योंकि इनके देश के अंदर खेती बाड़ी से रिलेटेड जो चीज़ें थीं बहुत महंगी हो गई थी और उन्हें ये चीज़ें बहुत महंगी पड़ रही थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने हुकूमत से इस कानून को रद्द करने की दरख्वास्त की थी, जिसे हुकूमत ने मान भी लिया था।
19वीं सदी में दुनिया को एक नई शक्ल अदा करने वाले मौजूद कौन से थे? क्या वजह थी 19वीं सदी के अंदर जिन्होंने दुनिया को एक नई शक्ल अदा की? तो 19वीं सदी में सनती इनकलाब आने की वजह से दुनिया को एक नई शक्ल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया था। टेलीग्राफ, रेल, स्टील के जहाज़ की इजादों ने तिजारत और सफ़र को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया था, यानी कि टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया के माशी, समाजी और सियासी हालत में अजीम तब्दीलियों का सेहरा इन्हीं इजादात के सर है, इन्हीं टेक्नोलॉजी के सर है, यानी कि रेल, जहाज़, स्टील के जहाज़ वगैरह के सर। गरीब मुल्क और नौ आबादियाँ भी इन तकनीक की वजह से तब्दील हो गई थी और इनकी मईशत भी स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। यहाँ के लोग भी अब कारोबार करने लगे थे। बंधवा मजदूर का मतलब क्या है बच्चों? बिना मजदूरी के काम करवाना। तो किसी एक मुल्क के तहत एक मुतीना वक्त के लिए मजदूरी करने वाले मजदूर को बंधवा मजदूर कहा जाता है। याद रखोगे कि किसी एक मुल्क के तहत एक मुतीना वक्त के लिए मजदूरी करने वाले मजदूर को बंधवा कहा जाता है। इन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। अक्सर इन मजदूरों को सिर्फ किराया देकर ही नए मकामात पर मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता था। हिंदुस्तान के कई मकामात से अंग्रेज़ बहुत से मजदूरों को बंधवा बनाकर अपनी नौ आबादियों में ले गए थे, इनसे फ्री में काम करवाने के लिए। किस आलिमी जंग को पहली सनअती जंग कहा जाता है? तो बच्चों, पहली आलिमी जंग जो कि 1914 से 1918 की तारीख की पहली आलिमी जंग है, जो जदीद हथियारों के साथ लड़ी गई थी। मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज़ और कीमियाई बम वगैरह का इस जंग में इस्तेमाल किया गया था और तरक्की याफ्ता ममालिक ने जमकर इस्तेमाल किया था इन चीज़ों का। दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। मशीनों की वजह से 9 करोड़ लोग मर गए थे और 20 करोड़ लोग ज़ख्मी हुए थे। इंसान इन हथियारों का निशाना बने थे और इन इजादत से पहले किसी एक ही जंग में नामुमकिन था, यानी कि इंसान इन हथियारों का इस तरीके से निशाना बन गए थे कि इनकी इजादत से पहले जो बात मुमकिन नहीं थी। अगला सवाल है, असेंबली किसे कहते हैं? तो सनअती इनकलाब के बाद सनअतों में एक नए काम करने के तरीके की तरक्की हुई थी। सनअती इनकलाब यानी कि उद्योग धंधों से रिलेटेड जो इनकलाब हुआ था, उसके बाद सनअतों के अंदर एक नया काम करने का तरीका आया था। इस तरीके को असेंबली लाइन कहा गया था। सबसे पहले ये तरीका हेनरी फोर्ड ने 1920 के अंदर अपनाया था। इस तरीके के तहत एक मज़दूर एक ही काम को हाथ से और मशीन से मुसलसल मुतीना यानी कि तयशुदा वक्त में करता रहता है। इससे काम जल्द हो जाता है, लेकिन इसमें मज़दूर की दिलचस्पी कम हो जाती है क्योंकि मशीन के सहारे से काम किया जाता है इसके अंदर। तो इसे असेंबली कहा गया था इस तरीके को। दुनिया की कदीम तिजारती तरीके का तज्ज़िया करना है तो देखो, बैनुल कवामी तिजारत का रिवाज अहद कदीम से चला आ रहा है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर तिजारत करने का जो रिवाज है वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। बैनुल कवामी तिजारत का रिवाज अहद कदीम से चला आ रहा है। मुसाफिर और अकीदतमंद एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करते थे। आलम भी मज़हब और सफ़ाकत की मालूमात हासिल करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ जाते थे, यानी कि ये लोग अपने मुल्क की चीज़ें भी साथ में ले जाते थे और वापस आते हुए उस मुल्क की मशहूर चीज़ें साथ लाते थे। 3000 कबल ईसा मसीह के दौर में हिंदुस्तान के आज के मगरबी एशिया के साथ तिजारी ताल्लुकात हुआ करते थे। याद रखोगे कि 3000 कबल मसीह के दौर में हिंदुस्तान के आज के मगरबी एशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात हुआ करते थे। हिंदुस्तान के सूती कपड़े और चीन की रेशम वगैरह दुनिया के बहुत से ममालिक में भी जाती थी। तकरीबन 1 सदी तक चीन और मशरक़ी अफ्रीका के ममालिक में कौड़ियों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, गैर ममालिक से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले और हथियारें वगैरह को मंगाया जाता था। सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान इस ज़माने में तिजारत का ख़ास मरकज़ हुआ करता था, मेन मरकज़ हुआ करता था।
تو بچوں امریکہ کی دریافت کیسے ہوئی تھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ہزاروں سال تک امریکہ پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا، ایک حصہ تھا۔ اس کے وجود کے بارے میں کسی کو کوئی معلومات نہیں تھی، لیکن 16ویں صدی کے شروع میں پرتگال اور اسپین کے ملاحوں یعنی کہ کشتی چلانے والوں نے امریکہ کی کھوج کی تھی۔ 16ویں صدی کے وسط میں پرتگال اور اسپین نے امریکہ کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا تھا۔ یہ ایک خوشحال ملک تھا، لیکن معدنیاتی اشیاء کے بے شمار ذخائر ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین بھی بہت زیادہ زرخیز تھی۔ اس لیے نو آبادیاتی طاقتیں یعنی کہ غیر ملکی طاقتیں امریکہ پر اپنا سامراجیہ قائم کرنے کے لیے دوڑ پڑی تھیں۔ اس کے لیے ان کے پاس دو طاقتیں تھیں۔ پہلی طاقت ہتھیار تھی، اس لیے جدید ہتھیاروں سے لیس پرتگال اور اسپین کی طاقتور حملہ وروں کو امریکہ پر فتح حاصل کرنے میں دشواری نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا ہتھیار ان لوگوں کی بیماری کے جراثیم تھے جنہیں یہ حملہ ور اپنے ساتھ لائے تھے۔ امریکہ میں چیچک اور ہیضہ وغیرہ جیسی مہلک بیماریوں کی شروعات انہی حملہ وروں کی وجہ سے ہوئی تھی، اور وہاں پر اتنی زیادہ موتیں ہوئی تھیں کہ امریکہ کمزور ہو گیا تھا اور غیر ملکیوں نے یہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی نو آبادیاں قائم کر لی تھیں۔ اگلا سوال ہے، پہلی عالمی جنگ میں متحدہ ریاست امریکہ کیوں شامل ہوا تھا؟ تو بچوں امریکی عوام کو برطانیہ اور اس کے دوست ممالک سے کافی انسیت تھی، لگاؤ تھا۔ 1917 میں جرمنی کی پنڈوبیوں نے امریکہ کے جہاز کو ڈبو دیا تھا۔ ڈوبے ہوئے جہازوں میں امریکی شہریوں کو لے جانے والے جہاز بھی شامل تھے۔ اسی واقعے کی وجہ سے 16 اپریل 1917 میں تو بچوں پنڈوبیوں نے 1917 میں جرمنی لے جانے والے جہاز بھی شامل تھے۔ اسی واقعے کی وجہ سے 16 اپریل 1917 کو متحدہ ریاست امریکہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اور اپنی افواج کے ساتھ دوست ممالک کی طرف سے جنگ کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ یاد رکھو گے کہ جو ڈوبے ہوئے جہاز تھے ان جہازوں میں امریکی شہریوں کو لے جانے والے جہاز بھی شامل تھے۔ تو اسی واقعے کی وجہ سے 16 اپریل 1917 کو متحدہ ریاست امریکہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اور دوست ممالک کے ساتھ عالمی جنگ میں پہلی عالمی جنگ کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ بچوں بریٹن ووڈس سمجھوتے سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بریٹن ووڈس سمجھوتا بنایا تھا۔ تو ایگزام میں کیا لکھو گے کہ دو عالمی جنگوں سے حاصل ہونے والے معاشی تجربات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا کہ گوشت کی پیداوار کے ساتھ اس کی کھپت بھی ضروری ہے۔ اس لیے عوام کی معاشی حالت کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ صارف یعنی کہ خرچ کرنے والے چیزوں کو خرید سکے۔ اس لیے عوام کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان کو بڑھانا ہوگا۔ اس لیے قیمت، پیداوار اور روزگار کو استحکام عطا کرنے کے لیے بازار پر کچھ حد تک حکومت کا کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے گا کہ دو عالمی جنگوں سے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ گوشت کی پیداوار کے ساتھ ساتھ ان کی کھپت بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے، آمدنی کے ذرائع بڑھائے جائیں۔ تو لوگوں کی آمدنی کے ذرائع بڑھانے کے لیے قیمت، پیداوار اور روزگار کے اوپر حکومت کا بھی کچھ کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو ان حالت سے نپٹنے کے لیے عالمی جنگ کے بعد دوست ممالک نے ایک بین الاقوامی معاشی نظام قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یاد رکھو گے کہ دوست ممالک یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک نے بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر معاشی نظام کو قائم کرنے کے لیے فیصلہ کیا تھا اس تنظیم کو بنانے کا، جس کا خاص مقصد تھا صنعتی دنیا میں معاشی استحکام اور مکمل روزگار کو برقرار رکھنا، لوگوں کو روزگار دینا اور ملک کی معیشت کو اسٹرانگ کرنا۔ تو بچوں یہاں سے پورا ہی چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔ اگر آگے اور بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے کر آگے کا لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں سے یہ چیپٹر پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پلیز چینل ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو بنانے کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس لگتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے، کیونکہ ابھی تک زیادہ تر بچے جانتے ہی نہیں ہیں کہ SST میں نے اردو کے اندر اپلوڈ کر دی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے بھی SST کو اردو لینگویج کے ذریعے سے اپلوڈ نہیں کیا ہے۔